स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको 15 शहर 15 रिपोर्टर, जिसमें होंगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 15 बड़े शहरों की 15 बड़ी खबरें। मानव तस्करी समेत आधा दर्जन से अधिक मामलों में फरार जीतू सोनी के 4 ठिकानों पर निगम ने गुरुवार सुबह अतिक्रमण की कार्रवाई की। जीतू सोनी के बंगले, डांस बार, रेस्टोरेंट और होटल पर सुबह से ही बड़ी संख्या में निगम का अमला और पुलिस बल तैनात हुआ। चारों ठिकानों पर करीब 7 बजे एक साथ बुलडोजर चला और अवैध निर्माण के हिस्से को धराशायी कर दिया। दरअसल MIG थाने में दर्ज IT एक्ट के प्रकरण में सर्चिंग के दौरान ही जीतू सोनी द्वारा संचालित डांस बार का खुलासा हुआ था। पुलिस को मौके से 67 युवतियां भी मिली थीं, जिन्हें अश्लील नृत्य करने के लिए वहां रखा गया था। इसके बाद पुलिस ने सोनी के खिलाफ मानव तस्करी का प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी। इसके साथ ही संपत्ति और भवन की जानकारी एकत्रित की। जांच के दौरान ही निगम ने अवैध निर्मित भवन की जानकारी जुटाई और कार्यवाही की रणनीति बनाई। बुधवार रात से ही पुलिस ने होटल पहुंचकर वहां ठहरे मुसाफिरों को कमरे खाली करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी ठिकानों के बाहर पोकलेन, JCB और निगम का दल तैनात कर दिया गया। पुलिस को चकमा देकर फरार जीतू सोनी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग कई टीमें गठित की है, जो कि शहर और प्रदेश के तमाम हिस्सों में धरपकड़ के प्रयास कर रही है। निगम की टीम जब 4 ठिकानों पर कार्रवाई कर रही थी, उसी वक्त बहुमंजिला होटल पर कार्रवाई रुकवाने के लिए न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान होटल पर कार्रवाई के लिए स्टे मिल गया, वहीं अन्य ठिकानों पर कार्रवाई जारी रही। मध्य प्रदेश में अपने पैर पसार चुके माफिया राज के खिलाफ सरकार ने एक बड़ी मुहिम छेड़ दी है। लिस्टिंग कर इन माफियाओं के खिलाफ जल्द कार्रवाई भी की जाएगी। हनी ट्रैप केस के दौरान सामने आए माफिया जीतू सोनी पर चल रही कार्रवाई के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जीतू सोनी के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई ने बाकी के माफियाओं को संकेत भी दिए हैं। सरकार के निशाने पर ऐसे माफिया हैं जो सालों से गैरकानूनी तरीके से काम कर रहे हैं। भोपाल हो, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर में सक्रिय सभी बड़े माफियाओं की सूची तैयार की जा रही है। सरकार के निशाने पर महानगरों के करीब 20 माफिया आ गए हैं, जिन्होंने जमीनों पर कब्जा, सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण, अवैध उत्खनन, कालाबाजारी, अड़ीबाजी, ब्लैकमेलिंग के साथ कई गोरख धंधों के जरिए अपना साम्राज्य खड़ा किया है। इस मुहिम के दौरान माफियाओं का राजनीतिक रसूख भी काम नहीं आएगा। सरकार ने प्रशासन को फ्री हैंड इन पर कार्रवाई के लिए दिया है। रीवा जिले के गुड़ बाईपास पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिनमें से सवारी बस ट्रक से टकरा गई है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि 23 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। जबलपुर से सीधी जा रही बस सड़क हादसे का शिकार हो गई है। तेज रफ्तार बस ट्रक से टकरा गई, जिनमें से मौके पर ही 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लोगों की उपचार के दौरान मौत हुई है। इस हादसे में 23 लोग जख्मी हैं, जिनका उपचार संजय गांधी अस्पताल रीवा में किया जा रहा है। मृतकों की शिनाख्त की गई है, जिनमें से 5 मृतक सीधी जिले के हैं और 3 मृतक रीवा जिले के हैं और एक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। हादसे के बाद चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी चालक फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। परिवहन विभाग ने भी इस पर कार्रवाई करते हुए चालक के लाइसेंस को निरस्त कर दिया है और साथ ही बस की परमिट को भी निरस्त कर दिया गया है। लगातार सड़कें खून से लाल हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार परिवहन विभाग और पुलिस विभाग इस तरफ ध्यान नहीं देता है। जब कोई भी हादसा होता है, क्रांति थाना पूर्ति होती है, इसके बाद पुनः हादसे का इंतजार किया जाता है। आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार आंख में पल्ला लगाए हुए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र सरकार ने 17 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं समाप्त की थी। अब कमलनाथ सरकार ने इनमें से 12 लोगों को दोबारा नौकरी करने का तोहफा दिया है। साल 2016 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए 17 अफसरों की सेवाएं समाप्त की थी। इनमें से संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक, संभागीय लेखा प्रबंधक, संभागीय लॉजिस्टिक प्रबंधक और संभागीय प्रशिक्षक समन्वयक के अधिकांश पदों पर काबिज अफसरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। अब कमलनाथ सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए 17 पदों में से 12 पदों को दोबारा नौकरी करने का तोहफा दिया है। तो कह सकते हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मियों में कमलनाथ सरकार के इस तोहफे से कहीं ना कहीं खुशी नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें तो अब तक तकरीबन 500 से ज़्यादा लोगों को ऑफर लेटर मिल चुके हैं।
साल 2016 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े अधिकारियों की केंद्र सरकार ने सेवाएं समाप्त की थी। अब कमलनाथ सरकार ने इन्हें दोबारा नौकरी देने का तोहफा दिया है। इनमें से तकरीबन 500 लोगों को अभी तक ऑफर लेटर मिल चुके हैं। ग्वालियर के इंदरगंज इलाके स्थित एक सरकारी दफ्तर से महिला क्लर्क संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। दफ्तर में महिला क्लर्क का बैग मिला है, जिसमें एक पत्र बरामद हुआ। इस पत्र में महिला क्लर्क ने पड़ोसी युवक द्वारा प्रताड़ित करने का उल्लेख किया है। पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आरोपी और महिला क्लर्क की तलाश में जुट गई है। मंगलवार को युवती अपने भाई के साथ दफ्तर पहुंची थी। जब शाम 5:30 बजे तक दफ्तर से बाहर नहीं आई तो परिसर में बैठे भाई ने अंदर जाकर देखा तो दफ्तर में युवती गायब थी, जबकि उसका बैग वहीं पड़ा मिला। बैग में एक पत्र मिला जिसमें उसने मुरैना निवासी पड़ोसी सुरेंद्र यादव पर प्रताड़ित करने की बात लिखी है। युवती ने पत्र में लिखा है कि सुरेंद्र ने दोस्ती की आड़ में एक बार उसका अश्लील वीडियो बना लिया था, जिसके आधार पर वो 1 साल से ज्यादती कर रहा है और अब शादी के लिए लगातार दबाव बना रहा है। परिजनों ने युवती को फोन लगाया, लेकिन उसका मोबाइल बंद था। दफ्तर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में भी युवती अकेली ही नजर आई, लेकिन तस्वीरें साफ नहीं थी। आखिरकार युवती के परिजनों ने पत्र के आधार पर इंदरगंज थाने में FIR दर्ज कराई है। महिला क्लर्क और आरोपी दोनों में से किसी एक के सामने आने के बाद ही इस मामले की असली कहानी सामने आएगी। यही वजह है कि पुलिस अब दोनों की तलाश में अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही है। उज्जैन के बेगम बाग स्थित आज उस समय यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल मच गया जब एक कोहिनूर बेकरी में आग लग गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेकरी यहाँ पर संचालित की जा रही थी और यहीं ऊपर एक जो है बताया जा रहा है कि एक मदरसा जो स्कूल है, स्कूली बच्चे कुछ पढ़ाई करते थे, जिसमें फाइन टच स्कूल ऊपर है जो 3री मंजिल पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ स्कूली बच्चे भी पढ़ाई कर रहे थे और उसी दौरान नीचे आग लगी है। आग लगने के बाद तत्काल मौके पर पहुंची फायर और कुछ दमकल की गाड़ियों ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बात की जाए तो कुछ जो है यहाँ जो बेकरी है, इस बेकरी में भी अवैध संचालित हो रही थी। इसमें जो कुछ ये बताया जा रहा है कि गैस की टंकियाँ जरूर मिली हैं, लेकिन अब ये साफ बाद में हो पाएगा कि किस तरह से जो है प्रशासनिक अधिकारी इसमें कार्रवाई करते हैं। एक बात और मैं बता दूं कि जब आग लगी उस दौरान इस समय यहाँ पर कुछ बच्चों को यहीं से इसी जो है रास्ते से बाहर निकाला गया है। समझा जा सकता है कि अगर स्थिति बिगड़ती या आग भयावह रूप लेती और बच्चों को नहीं निकाला जाता तो किस तरह से स्थिति बिगड़ सकती थी और एक बड़ी घटना हो सकती थी। 51.5 एकड़ की जमीन पर स्थापित मध्य प्रदेश के सबसे बड़े मेगा फूड पार्क का आज देवास में उद्घाटन हुआ। स्थानीय जनता की माने तो ये पार्क बेरोजगार और किसानों के लिए एक वरदान जैसा साबित होगा। दरअसल केंद्र सरकार के सहयोग से देवास में 150 करोड़ रुपए के फूड पार्क की शुरुआत हुई। जिले में बिंजाना में बने मेगा फूड पार्क का उद्घाटन आज केंद्रीय उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया। करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मेगा फूड पार्क में करीब 25,000 किसानों को लाभ मिलेगा। अवंती मेगा फूड में एग्री उत्पादनों को प्रोसेसिंग किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस मेगा पार्क में 2000 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया जाएगा, जिसमें किसान अपना अनाज मंडी के बजाय सीधा अवंती मेगा फूड में लेकर आ सकते हैं। साथ ही मेगा फूड पार्क में पहला गामा रेडिएशन प्लांट लगाया गया है। पार्क में 24 विकसित उद्योग भूखंड हैं। पार्क में लगने वाले उद्योगों को राज्य एवं केंद्रीय सरकार का सहयोग रहा है। इसके लिए देवास के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार माना है और कहा है कि उनके सहयोग से ही यहां पर फूड पार्क स्थापित हो सका है। मेगा फूड पार्क के खुलने से स्थानीय लोगों को उम्मीद की किरण जागी है कि इस पार्क से उनकी किस्मत का सितारा जरूर चमकेगा और केंद्र ने जिस राशि से सहयोग किया है उसके कारण अब अच्छे दिन जरूर आएंगे। भोपाल के नानके तिराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा नियमों को ताक पर रखकर लगाई गई या फिर नगर निगम भोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत इसे लगाया है, इस बात का जवाब मध्य प्रदेश सरकार आने वाले हफ्ते में हाईकोर्ट में स्पष्ट करेगी।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की सख्ती के बाद मुख्य सचिव की ओर से महाधिवक्ता शशांक शेखर ने अदालत में पेश होकर अपना जवाब देने अतिरिक्त समय मांगा है। उनकी ओर से अदालत को आश्वस्त किया गया है कि वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे और 1 सप्ताह में भी कंप्लायंस रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। गौरतलब है कि आज मामले में सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट में स्पष्ट जवाब पेश नहीं किया। न ही तो सरकार ने इस बात को स्वीकारा कि प्रतिमा नियमों के तहत लगाई गई और न ही इस बात को कहा कि प्रतिमा को हटाया जाएगा। स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अध्ययन कर भोपाल नगर निगम अब प्रतिमा पर आगे कदम उठाएगी, जबकि आने वाले सप्ताह में स्पष्ट होगा कि नानकी तिराहे पर स्वर्गीय अर्जुन सिंह की प्रतिमा रहेगी या फिर हटा दी जाएगी। गौरतलब है कि भोपाल निवासी ग्रीष्म जैन द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि 3 साल पूर्व यातायात में बाधा बन रही कई प्रतिमाओं को शहर के व्यस्तम स्थलों से हटाया गया था। भोपाल के नानकी तिराहे पर स्वर्गीय अर्जुन सिंह की प्रतिमा रहेगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब आने वाले सप्ताह में सरकार हाईकोर्ट में स्पष्ट करेगी। देश भर में आज प्याज के दामों को लेकर चर्चा है और प्याज कहीं न कहीं से सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। सरकार विदेशों से प्याज आयात कर रही है और कहीं न कहीं प्याज की जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मंदसौर कृषि उपज मंडी में जो किसानों का प्याज बिक रहा है आज अधिकतम 85 रुपये किलो बिका है और 3000 बोरी की यहाँ पर आवक हो रही है। यहाँ से प्याज पूरे देश भर में भेजा जा रहा है और यही प्याज जब बाजार में खुदरा व्यापारियों के मुनाफे के साथ बिकेगा तो ये 125 से 30 रुपए किलो बिकेगा। कहीं न कहीं से जो प्याज के शौकीन लोग हैं उनको यह प्याज महंगा पड़ने वाला है, लेकिन किसान चाहते हैं कि सरकार प्याज आयात नहीं करे और किसानों को जो दाम मिल रहा है उसे बढ़ाए। दोनों तरफ सरकार की मुसीबत है। अगर किसानों का भाव कम होता है तो किसान नाराज होते हैं और बाजार में महंगा प्याज अगर बिकता है तो कहीं न कहीं से जो प्याज के शौकीन लोग हैं वो नाराज होते हैं। अब सरकार को चाहिए कि किसानों को भी पूरा दाम मिलता रहे और जो प्याज के शौकीन लोग हैं उनको भी प्याज की आपूर्ति होती रहे। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। अनिरुद्ध माधव मारू मालवा में भाजपा की राजनीति का बाहुबली चेहरा। ये वो विधायक है जो अपने इलाके में खासा रसूख और दबदबा रखते हैं, लेकिन इनको 19 साल के एक नौजवान ने जमकर धमकाया। धमकी के इस ऑडियो को अगर गौर से सुना जाए तो 2 बातें खास तौर पर साफ होती है। पहली यह कि मालवा में जमीनों के ऊंचे होते दामों के चलते अब हालात ऐसे हो गए हैं कि विधायक को एक युवक सरेआम धमका रहा है। लेकिन दूसरी खास बात पर गौर करें तो जो कुलताप सिंह परिहार है उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, साथ ही वो रिटायर्ड नारकोटिक्स इंस्पेक्टर का बेटा है। उसकी बात पर गौर किया जाए तो वो ये कह रहा है कि मैं अब अपनी मां के आंसू नहीं देख सकता। इससे एक बात यह भी साफ होती है कि क्या कुलताप सिंह का परिवार विधायक माधव मारू से काफी पीड़ित है। लेकिन इन दोनों सवालों से पर्दा तभी उठेगा जब पुलिस जांच में इसका खुलासा होगा। टिकट कटने या टिकट न मिलने को लेकर हंगामा तो आपने कई बार देखा होगा। राजनीतिक दलों के दफ्तरों में कई बार कुर्सियां भी तोड़ी जाती हैं, मगर पहली बार ऐसा हुआ कि राजधानी रायपुर में सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं ने टिकट न मिलने की आशंका पे हंगामा किया। वो भी हंगामा इतना कि राजीव भवन में सुरक्षा बढ़ानी पड़ी, पुलिस बुलाना पड़ा और मेन गेट पे ताला तक लगाना पड़ा। सवाल यह है कि जो सत्ताधारी दल 15 सालों तक कार्यकर्ताओं के दम पे ही संघर्ष करके सत्ता तक पहुंची है, आखिरकार उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को बाहर रोकने के लिए ताला क्यों लगाना पड़ा, जबकि चुनाव कार्यकर्ताओं का ही है। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस जो ऑल इज वेल की फीलिंग के चक्कर में थी, जो फील करा रही थी कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है और कहीं भी कोई विवाद की स्थिति नहीं है, ये तमाम तस्वीरें विवाद की तस्वीर ना होने की और विवाद ना होने के दावे को धाता बताने के लिए काफी है। बहरहाल देखना होगा कि प्रत्याशी चयन की इस गहमागहमी के बीच कांग्रेस जीत की रणनीति कैसे तय करती है और आने वाले समय में कांग्रेस को जीत कैसे मिल पाती है। प्याज जो है वो कटने के बाद लोगों को रुलाती है, लेकिन अभी इस समय जो प्याज के दाम उछाल पर हैं वो प्याज जैसे ही लोग रेट सुनते हैं उसके बाद लोगों को रोना आ रहा है। जो लोग कल तक प्याज 1 किलो खरीदते थे, 2 किलो खरीदते थे, आज उन्होंने प्याज के दायरे को बहुत सीमित कर दिया। यानी कोई 1 पाव खरीद रहा है, कोई आधा किलो में ही संतुष्ट हो रहा है। क्योंकि रसोई में प्याज का अहम रोल होता है, सब्जी का स्वाद बढ़ाना हो या फिर सलाद का जायका हो, इन तमाम चीज़ों में प्याज की उपलब्धता या प्याज की अनिवार्यता काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन लगातार जिस तरह से प्याज के दाम बढ़ रहे हैं उसका कोई निराकरण जो है वो निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। खाद्य विभाग ने 4 सदस्यीय टीम भी बनाई थी और ये टीम जो है छापामार शैली में आज संजय बाजार में छापा मारने के लिए पहुंची ज़रूर थी, लेकिन जब हकीकत देखी तो खाद्य विभाग की जो टीम है वो बैरंग वापस लौट गई। खाद्य विभाग ने एक प्लान तैयार किया था कि लगातार प्याज के जो दाम बढ़ रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जाए
और ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं व्यापारी जो है मुनाफाखोरी करने के लिए प्याज को जमा कर रहे हो ताकि उन्हें ज़्यादा कमीशन पर प्याज बेची जा सके। जब खाद्य विभाग की टीम संजय बाजार पहुंची और वहां पर जब उसका मुआयना किया गया, व्यापारियों से बातचीत की गई, तो पता चला कि नासिक और हैदराबाद से जगदलपुर पहुंचने वाली प्याज एक हफ्ते में यहां पर पहुंच रही है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि लगातार प्याज के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे उपभोक्ताओं को कोई राहत मिलने वाली अभी नहीं है, क्योंकि 15 जनवरी के बाद ही प्याज का नया स्टॉक बाजार में आएगा और उस समय भी आशंका ऐसी है कि प्याज के दाम जो हैं वो लगातार बढ़ते जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्याज इस समय कटने के लिए नहीं बल्कि चर्चा में है, सुर्खियों में है और प्याज को लेकर ही चर्चा आमो खास हो चुकी है। धान खरीदी में होने वाले गड़बड़ी को रोकने के लिए मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के द्वारा निगरानी दल गठित किया गया है, जिनके द्वारा लगातार धान खरीदी केंद्रों में दौरा किया जा रहा है और वहां होने वाली गड़बड़ियों पर नज़र रखी जा रही है। इसी कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पथरिया इलाके के गंगद्वारी धान खरीदी केंद्र में 1144 बोरी अवैध धान जब्त किया गया। इस धान को बेचने के लिए वहां 2 किसान पहुंचे थे और ये जो दोनों व्यक्ति हैं ये हरियाणा के बताए जा रहे हैं और स्थानीय किसानों के नाम से ये धान बेचने के लिए इस धान खरीदी केंद्र पर पहुंचे थे, जहां निगरानी दल जो वहां पहुंची थी उसके द्वारा जब पूछताछ की गई, समिति प्रबंधक से पूछताछ की गई, उससे ये पता चला कि ये जो धान है अवैध रूप से है और स्थानीय किसानों के नाम से हरियाणा के 2 व्यक्ति इसे बेचने के लिए पहुँचे हैं। इस धान की कीमत लगभग 8,30,000 रुपये बताई जा रही है, जिसे जब्त कर लिया गया। साथ ही कार्रवाई है वो की जा रही है। वहीं मैं बता दूं कि मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के द्वारा तहसीलदार, एसडीएम और पुलिस अधिकारियों की टीम बनाई गई है और इस टीम के माध्यम से लगातार धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे इन खरीदी केंद्रों में होने वाले धान की गड़बड़ियों को और बिचौलियों को रोका जा सके, जिससे किसी भी तरह की असुविधा किसानों को न हो। भाजपा में टिकट वितरण को लेकर फिर एक बार घमासान शुरू हुआ है। बीते दिन पूर्व विधायक सुमित्रा मार्कले को चयन समिति में सदस्य बनाया गया था। उसके बाद से जब उन्होंने नगर निकाय के चुनाव के पार्षदों का सूची जारी किया, उसके बाद ये घमासान देखने को मिल रहा है और ऐसा एक विवाद इतना बड़ा है कि उनके जो करीबी है, जो भाजपा कार्यकर्ता है, उसे जान से मारने की धमकी दिया है। आज सुमित्रा मार्कले ने थाने पहुंची और वो शिकायत दर्ज करने के लिए पहुंची है और उन्होंने सीधा तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने जान से मारने की धमकी दिया है। तो विधानसभा चुनाव को देखा जाए, विधानसभा चुनाव में कांकेर जिले में भाजपा के पूरी तरह सफाया हो चुका है। वैसे अगर इसी नगरीय निकाय चुनाव में आपसी विवाद रहे तो इसमें किस पूरे चुनाव परिणाम किस तरह आ सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पूर्व विधायक सुमित्रा मार्कले ने अपनी शिकायत दर्ज की है। अब इस जो कार्यकर्ता है, जो उनके ऊपर विभाग के साथ साथ भाजपा के जो आला नेता है, उन पर क्या कुछ खास कार्रवाई करता होगा। जीवनानंद हलदार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कांकेर। ये नारेबाजी हंगामा सुन लीजिए, पहले देख लीजिए कि मंजर क्या है। दरअसल बीजेपी ने पार्षद प्रत्याशियों का ऐलान किया है। एक वार्ड से स्थानीय पार्षद, सिटिंग पार्षद का टिकट काट के दूसरे वार्ड के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाने के मामले को लेके यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा है। सामूहिक इस्तीफा तमाम लोगों ने जिलाध्यक्ष राजीव अग्रवाल को सौंपा है, घेराव किया है और ये नारेबाजी का शोर शराबा सुन लीजिए कि दरअसल लोगों का आक्रोश ये है कि स्थानीय पार्षद का टिकट काट दिया गया है, जिस वजह से ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम बातचीत है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। कुछ लोग हम उनसे बातचीत करते हैं, ये क्यों आप लोग विरोध कर रहे, क्या है? हमारे 15 साल के सम्मानीय बड़े भैया पार्षद जो है डॉक्टर प्रमोद साहू जी, उनको उत्कृष्ट पार्षद, सर्वप्रथम तो 70 वार्डों में नगर निगम में उत्कृष्ट पार्षद का उनको उपाधि मिली थी और 15 साल के बाद जो जनता दिख रही है यहाँ पे, उनके लिए लड़ने के लिए आई, अपने हक के लिए लड़ने के लिए आई है। जनता उनको अपना जनप्रतिनिधि पहले मानती थी और अभी भी मानती है और आगे भी मानती रहेगी। हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने हैं। अगर प्रमोद भैया जी को टिकट नहीं मिलता है तो हम समस्त कार्यकर्ता, समस्त सक्रिय सदस्य, बूथ अध्यक्ष, बूथ सचिव सब अपना इस्तीफा सौंपने राजीव भैया को आए हैं और हमको प्रमोद साहू ही चाहिए, संजय श्रीवास्तव नहीं चाहिए। बस पहले आक्रोश देख लीजिए, लोगों में जो रोष है, आक्रोश है, वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। बहरहाल बीजेपी में बगावती सूर का जो आगाज है वो हो चुका है। अब देखना होगा कि जो अंजाम है वो कैसा होता है। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस इस बगावत के बयार को कैसे थामती है और आने वाले निकाय चुनाव में कैसे फतेह हासिल करती है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़।
संपूर्ण प्रदेश में दुर्ग जिले का जो हो रहा है चुनाव वो काफ़ी प्रतिष्ठापूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दुर्ग जिला इकलौता ऐसा जिला है जहां पर सीएम का गढ़ है और यहां पर गृह मंत्री का भी निवास है। लिहाजा नगरीय निकाय चुनाव का ये जो आज दुर्ग में हो रहा है चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की यदि बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को अपने 15 साल की जो शहर में सत्ता काबिज रही है उसको बचाना चुनौती है, तो वहीं 15 साल से जो सत्ता का मोह देख रही है कांग्रेस, उसको एक बार पुनः मौका मिल सकता है दुर्ग नगर निगम में आने का। लिहाजा दोनों ही पार्टियां पूरे दम के साथ इस चुनावी मैदान में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का इस बार समीकरण की बात किया जाए तो निर्दलीय बेहद बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि भाजपा ने इस बार 27 नए चेहरों को सामने उतारा है मैदान में, और इसी तरह से कांग्रेस की यदि बात किया जाए तो कांग्रेस की भी कई लोगों की टिकटें कटी है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव जीतना काफ़ी चुनौती बना हुआ है। आज नामांकन के एक दिन पहले तक दोनों ही पार्टियों के निर्दलीय लोग जो हैं उन्होंने अपने नामांकन दाखिल कर दिया। इस तरह से दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आ गई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से पार्टी इनका मान मनोबल करती है, कितने लोग अपने नाम वापस लेते हैं। यदि पिछले 5 साल की बात किया जाए तो 5 साल में जिस तरह से अपेक्षाएं लोगों की थी उसे पूरा करने में एक तरह से भारतीय जनता पार्टी नाकाम साबित हुई है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस बार क्या फिर से जो जनता है शहर की वो भाजपा के साथ जाती है या फिर कांग्रेस के साथ हाथ से हाथ मिलाती है। नगरीय निकाय चुनाव 2019 के लिए चुनावी घमासान जो है वो शुरू हो चुका है। चूंकि 2 दिन अब बचे हैं नामांकन दाखिले के लिए, और कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों ने ही कल जो है अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी में कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां पर भी अभी आम सहमति नहीं बन पाई है और उन जगहों पर अभी प्रत्याशियों की घोषणा करना बाकी है। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस और बीजेपी की तो 42 वार्डों की प्रत्याशियों की घोषणा दोनों ही दल कर चुके हैं, और दोनों दलों के जो प्रत्याशी हैं वो अब नामांकन फॉर्म खरीदने के लिए और भरने की प्रक्रिया में जुट गए हैं। हालांकि आज जो कलेक्ट्रेट का नज़ारा है उसमें हम आपको बता दें कि जो प्रत्याशी हैं वो अकेले पहुंच रहे हैं नामांकन फॉर्म भरने के लिए, और उनके चेहरों में वो उत्साह वो खुशी नज़र नहीं आ रही। उसके पीछे कारण ये है कि चूंकि वो अकेले पहुंचे हैं फॉर्म भरने के लिए तो कहीं कोई तकनीकी उसमें त्रुटि ना हो जाए, इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जो प्रत्याशी उनके चेहरे पर तनाव भी झलक रहा है, और इसके पीछे और भी वजह हैं। और सबसे जो प्रमुख वजह है वो ये कि परिसीमन में इस बार जो आरक्षण हुआ उसमें कई जो दिग्गज थे उनके वार्ड बदले गए हैं, कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये कह सकते हैं कि गुटबाजी भी जो है वो दोनों दलों में हावी दिखाई दे रही है, और यही वजह है कि लोग टुकड़े में या अलग अलग होकर नामांकन फॉर्म दाखिले करने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। कहीं उस तरह का भीड़ का नज़ारा नहीं दिखता है, कहीं कोई एकजुटता नहीं दिख रही है। और अब माना यह जा रहा है कि कल चूँकि नामांकन दाखिले की अंतिम तारीख होगी और उसमें औपचारिकता करने के लिए दोनों दल जो है अपने शक्ति प्रदर्शन करेंगे, और हो सकता है कि एक जुलूस की शक्ल में पूरे 48 वार्डों के पार्षद जो दावेदारी कर रहे हैं उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर नामांकन दाखिले की प्रक्रिया में शामिल होंगे। यानी ये कह सकते हैं कि चुनावी सरगर्मी तो बढ़ गई है, लेकिन अभी चिंता की लकीरें जो हैं वो प्रत्याशियों में हैं, क्योंकि कई नए चेहरे हैं तो कई पुराने चेहरे हैं, लेकिन उन्हें ये भीतर घात का डर भी सता रहा है। ऐसे में परिणामों का इंतजार तो सबको होगा, लेकिन चुनाव जो है वो काफ़ी तनावपूर्ण माहौल में संपन्न होने जा रहा है। 15 शहर 15 रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।